विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनंता माथुर आपका स्वागत करती हूँ हमारे वीडियो में, जिसमें आज हम जानकारी देंगे आपको प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। प्रजामंडल आंदोलन राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसकी इम्पोर्टेंस राजस्थान के इतिहास में वही है जो कि भारतवर्ष के इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की है। तो अगर आप राजस्थान के इतिहास को जानना और समझना चाहते हैं तो प्रजामंडल आंदोलन को जाने और समझे बिना वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो चलिए चलते हैं हम प्रजामंडल आंदोलन के तरफ। प्रजामंडल आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय रियासतों की जनता के संगठन को जो नाम दिया गया था उसे कहते हैं। प्रजा यानी जनता और मंडल यानी जनता की सुविधा के लिए बनाया गया एक संगठन। 1920 के दशक में प्रजामंडल आंदोलनों की निर्माण में उनकी स्थापना में तेजी आई थी और इनका स्थापना क्यों की गई थी इसकी पृष्ठभूमि भी हम अगर समझ लें। आप सभी को पता है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी बॉम्बे में। एओ ह्यूम और भारतीय नेताओं के सौजन्य से हमें एक ऐसी संस्था मिल चुकी थी जो भारतीयों की आम जनता की समस्या को सामने रखती थी सरकार के और उसके सॉल्यूशन के लिए प्रयास करती थी। लेकिन जो देशी रियासतें जो कि अभी भी नरेशों के और भारतीय रजवाड़ों के अधीन थी, उनकी जनता के लिए अभी तक कोई भी ऐसा संगठन नहीं था। वो अपने शासकों की रहमो करम पर निर्भर होते थे। तो उस जनता के अंदर भी, क्योंकि वो भारत का ही एक अविभाज्य भारत का ही एक अंग थी, तो उनकी जो परेशानियां थी, उनकी जो समस्याएं थी, उनको ध्यान में रखते हुए ऐसे संगठनों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो इनकी वॉइस बन सके, इन जनता की आवाज बन सके। भारतीय रियासतों का शासन ब्रिटिश नियंत्रण वाले भारत क्षेत्रों से अलग था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भारत क्षेत्रों में बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना हो चुकी थी। कांग्रेस में गरम दल, नरम दल, क्रांतिकारी संगठन एक्टिव थे और वो जनता की समस्या को अपने तरीके से सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन रियासतों में जो शासन था वो राजाओं के अधीन था और ये जो राजा थे ये अंग्रेजी सरकार के मोहरे थे, यानी वो अंग्रेजी सरकार के कहे अनुसार व्यवहार करते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ की जो जनता थी वो अपने को राजाओं के अधीन मानती थी। प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो बाकी की भारतीय जनता थी जो ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन भारत था, उनको इस बात का एहसास था कि वो एक गुलाम भारत में जी रहे हैं और जिसका शासन जो है वो अंग्रेज चला रहे हैं। तो जो जितने भी आंदोलन चले, चाहे वो क्रांतिकारी आंदोलन हो, चाहे वो करम दल का या नरम दल का आंदोलन हो, चाहे असहयोग हो, वो सब किस लिए चले थे? भारत को गुलामी से मुक्त कराने के लिए, अंग्रेजों के विरुद्ध। लेकिन इन रियासतों की जनता की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये अंग्रेजों के सीधे अधीन नहीं थे। इनके शासक तो राजा या नरेश थे जो उनके अपने लोग थे। तो इनका जो आंदोलन था वो गुलाम भारत के आंदोलन से, के जो लोग थे उनके आंदोलन से भिन्न था। इनका आंदोलन अपने ही राजा के अधीन बेहतर सुविधाओं की मांग करना और अपनी समस्याओं के निवारण से संबंधित था। तो इन रियासतों में इस जागृति को आने में बहुत समय लगा कि हमें एक ऐसा आंदोलन संगठित होकर करना है जिसमें हमारे जो राजा, जो अंग्रेजों के कहने में आकर हम पर जो अत्याचार कर रहे हैं या जो गलत नीतियों का पालन कर रहे हैं, जिससे हमें जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को हम किस तरह से सुलझाएं। तो ये इस आंदोलन की, प्रजामंडल आंदोलन की पृष्ठभूमि थी। जब भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई तो अपने स्थापना के करीबन 30 साल तक, 30-35 साल तक ये देशी रियासतों के आंदोलन के प्रति उदासीन रही और इन्होंने रियासतों को अपने अभियान से अलग रखा, क्योंकि इनका जो अभियान था वो ब्रिटिश नियंत्रित भारत के लिए था जो कि गुलाम भारत था। रियासतें गुलाम भारत नहीं थी, ये नरेशों के अधीन थी जो कि भारतीय थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने रियासतों की, स्पेशली मारवाड़ या जोधपुर की यात्रा की और जब हरिपुरा का कांग्रेस अधिवेशन हुआ जिसमें सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तो उन्होंने
कांग्रेस के इस अधिवेशन में इस नीति में परिवर्तन की मांग की और उन्होंने कहा कि रियासतों की जनता को भी अपने अपने राज्यों में संगठन और अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने की छूट मिलनी चाहिए, और ना सिर्फ छूट मिलनी चाहिए बल्कि कांग्रेस को इसको सपोर्ट भी करना चाहिए। तो प्रजामंडल, जैसे मैंने आपको बताया, ये प्रजा का संगठन था और इस समय ठिकानेदारों और जागीरदारों के अत्याचार प्रजा के ऊपर बढ़ रहे थे और किसानों के द्वारा भी विभिन्न आंदोलन चलाए जा रहे थे। हम बिजौलिया किसान आंदोलन की बात कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे आंदोलन जो थे वो चलाए गए और गांधी जी के नेतृत्व में तो देश में स्वतंत्रता संग्राम अपनी चरम सीमा पर था। इन सभी कारण से, क्योंकि थे तो ये सब भारत के ही पार्ट, जो भारत में चीजें हो रही थी उनका असर रियासतों की जनता पर होना भी स्वाभाविक था। तो वो जब देख रहे थे कि गांधी जी मांग कर रहे हैं कि अंग्रेजों को भारत से निकालना है, खादी का प्रचार करना है, असहयोग करना है, तो रियासतों की जनता इससे अपने आप को अलग थलग कैसे रख सकती थी। तो इस कारण से उनके ऊपर भी अवेयरनेस आई, उनके ऊपर भी इसका असर हुआ और उन्होंने संगठन यानी मंडल बनाकर जो अत्याचार उनके ऊपर उनके ही शासक, उनके ही जागीरदार या उनके ही ठिकानेदार कर रहे थे, उनका विरोध करना शुरू किया और इसको जो एक आंदोलन का रूप दिया गया, इसी को हम प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं। इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य रियासती शासन के अंतर्गत उत्तरदायी शासन की प्राप्ति करना था। इस समय आप लोगों को मैं बता दूं, भारत में बहुत सारे चेंजेस आ गए थे, बहुत सारे अधिनियम बन गए थे। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के बाद धीरे धीरे भारत में, ब्रिटिश नियंत्रित भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जा रही थी। तो इन उत्तरदायी शासन में भारतीयों को इस चीज के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था, तैयार किया जा रहा था कि वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने एरिया को किस तरह से शासित करें। जबकि रियासतों में जो जनता थी उसकी स्थिति अभी भी खराब थी, वो अपने शासकों के अधीन थी और शासकों के अतिरिक्त जागीरदारों और ठिकानेदारों के अत्याचारों का भी उसे सामना करना पड़ रहा था। तो इन आंदोलनों का उद्देश्य था कि इन रियासतों के अंदर भी उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, उन्हें अपना पक्ष रखने का, अपना भाषण देने का, किसी अत्याचार के विरुद्ध सभा करने का और जुलूस निकालने की स्वतंत्रता दी जाए। इनिशियली आरंभिक रूप से इन्हीं उद्देश्यों को लेकर ये प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 1918 में दिल्ली के मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई, जो कि इसका मूल रही और इसका उद्देश्य था कांग्रेस का सदस्य बनना। यानी अभी तक रियासत के लोग जो थे वो कांग्रेस को एक अलग संस्था समझते थे, वो उसमें शामिल नहीं हो रहे थे। तो इसका उद्देश्य था कि रियासतों की जनता में को भी कांग्रेस में शामिल करना और उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इस उद्देश्य से ये मध्य भारत राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई। इस संघ के अध्यक्ष विजय सिंह पथिक थे और राम नारायण चौधरी को इसका मंत्री बनाया गया। फिर 1927 में मुंबई में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये किया गया। तो ये जो चीज थी, इसमें शेष भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उससे देशी रियासतों को जोड़ने की कड़ी में ये एक महत्वपूर्ण कदम था। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में देशी रियासतों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता के बाद देशी रियासतों को सीधे सीधे भारत के अन्य लोगों से जोड़ने का प्रयास किया गया और इसी अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ गया जिसमें इन प्रजामंडल आंदोलनों को एक राजनीतिक स्वरूप प्रदान किया गया और ये माना गया कि इन आंदोलनों को अब रियासत में जोर शोर से लागू करना चाहिए, तभी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी आएगी। यानी ये जो रियासत की जनता अब तक अलग थलग पड़ी हुई थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से, उसको जोड़ने के डायरेक्शन में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम था। कृषक आंदोलन इसकी पृष्ठभूमि थे। मैंने आपको बताया भारत में, राजस्थान में बहुत सारे कृषक आंदोलन हुए और इन कृषक आंदोलनों ने उन गलत नीतियों का विरोध किया। भीलवाड़ा, शाहपुरा, इन स्थानों पर इन आंदोलनों का बीजारोपण हुआ
और इन आंदोलनों के जो किसानों ने अपनी जो जागीरदारों की गलत नीतियों का पुरजोर विरोध करके अपने पक्ष में निर्णय लिया, तो इन आंदोलनों से एक अवेयरनेस, एक प्रज्वलित हुई एक आशा कि जो भी कोई गलत कार्य हो रहे हैं उनका अगर संगठित रूप से विरोध किया जाएगा तो हमें स्वतंत्रता मिलेगी। और इसके अतिरिक्त 1919 में राजस्थान सेवा संघ के स्थापित हो जाने के कारण जनता को अब अपनी समस्याओं को अभिव्यक्त करने का, एक एक्सप्रेशन करने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक माध्यम मिल गया। ये आप देख सकते हैं राजस्थान के स्वतंत्रता या प्रजामंडल आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के चित्र हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली राजस्थान। उस समय आपको सब ये सब जानते हैं, राजस्थान अनेक रियासतों में विभाजित था, जिसमें मेवाड़, जिसका संबंध महाराणा प्रताप की भूमि से रहा है, सांगा, कुंभा, महाराणा प्रताप जैसे वीर लोगों की इस भूमि मेवाड़ में, जिसमें अभी भी सिसोदिया वंश का ही शासन था, वहां पर अपने शासकों, उनके जागीरदारों, ठिकानेदारों की गलत नीतियां जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के कारण चल रही थी, उनके विरोध में प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत हुई। माणिक्यलाल वर्मा ने 38 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। बलवंत सिंह मेहता ने इसकी अध्यक्षता की और मेवाड़ की जनता में इससे अभूतपूर्व उत्साह का संचार हुआ। लेकिन इसका इतना आसान नहीं था ये। जैसे ही प्रजामंडल की स्थापना हुई और इसके आंदोलन होने लग गए, सरकार ने इस पे रिएक्ट किया। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को निर्देश दिया कि इस आंदोलन को आप किसी भी तरह से सफल ना होने दें, इसके कुचलने में हमें सहयोग दें। और उसके लिए माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया तथा सरकार ने एक आदेश निकाला कि बिना सरकार से आज्ञा लिए सभा समारोह करने, संस्थाएं बनाना प्रतिबंधित कर दिया गया। 38 को 24 सितंबर को प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और इनके जो लीडर्स थे उनको नजरबंद कर दिया गया। और पर ये आंदोलन अपने जोर शोर से स्थापित हुआ और मेवाड़ प्रजामंडल ने मेवाड़ वासियों से अपील करके एक पर्चा बांटा, जिसको मेवाड़ वासियों से अपील कहा गया। 1939 में माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी एवं उनकी ज्येष्ठ पुत्री ने प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया और उसके कारण उनको भी निष्कासित कर दिया गया। इन्होंने बेगार और बलेट, बलेट यानी बलाट, मतलब बलपूर्वक जो प्रथा थी, जिसमें जो खेतीहर मजदूर होते थे उनको जागीरदारों के यहाँ बेगार करने और बलपूर्वक उनसे कार्य कराने की जो प्रथा थी, इन प्रथाओं पर इस आंदोलन के कारण इन्हें रोक लगानी पड़ी और ये मेवाड़ प्रजामंडल की एक बहुत बड़ी विजय थी। और बहुत सारे लोगों ने इसमें सदस्यता ली और ऐसे कई प्रस्ताव पारित किए गए जो नागरिकों के हित में थे। 31 दिसंबर 1945 को उदयपुर के मैदान में अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का अधिवेशन हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया। और 1945 तक देशी रियासतों में ये आंदोलन इतना फैल गया था कि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अभिन्न अंग बन गया था। क्योंकि यदि ये आंदोलन हम नहीं करते तो जिस समय भारत के स्वतंत्रता की बात चली थी, आपने राजस्थान का एकीकरण भी देखा है, आप वो चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि देशी रियासतें तो अलग थलग ही रह जाती। जब ब्रिटिश भारत को छोड़कर जा रहे थे तो ये देशी रियासतें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क थी, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अधीन नहीं थी। तो इनको छोड़ के जाना ब्रिटिशर्स के हाथ में नहीं था। ये राज्य अभी भी स्वतंत्र थे, पर क्योंकि इनके राज्यों में जनता में इतनी जागृति पैदा हो चुकी थी कि वो अपने राज्यों के प्रति अवेयर थे, अपने अधिकारों के प्रति अवेयर थे, जागृत थे, तो कोई भी शासक अपनी जनता के विरोध में कोई निर्णय नहीं ले सकता था। यदि ये प्रजामंडल आंदोलन नहीं होते तो हो सकता है कोई राजा पाकिस्तान में शामिल हो जाता, कोई स्वतंत्र रहने की पेशकश करता। तो इस तरह से ये उत्तरदायी शासन की जो स्थापना महाराणा को 6 मई 1948 को भारत में स्वतंत्र होने के पश्चात उन्हें उत्तरदायी शासन के गठन की घोषणा करनी पड़ी। इससे के बाद ही 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर राज्य राजस्थान में विलय कर दिया गया, यानी वो भारत का अभिन्न पार्ट बन के राजस्थान राज्य का एक अंग बन गया। अब हम बात करते हैं मारवाड़। मारवाड़ वो एरिया है जो जोधपुर
के आसपास के जगहों से को कहते थे मारवाड़। इसमें 1934 में भंवरलाल सर्राफ की अध्यक्षता में जोधपुर प्रजामंडल का गठन किया गया और अभय मल जैन को इसका मंत्री बनाया गया। मारवाड़ प्रजामंडल में 37 में जोधपुर राज्य में सिविल लिबर्टीज यूनियन और उसकी विभिन्न शाखाओं को अवैधानिक संगठन, जो इसके प्रजामंडल के अंग थे, उनको अवैधानिक घोषित कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस जब जोधपुर पहुंचे तो उन्होंने जोधपुर में एक वृहद जनसभा को संबोधित किया और अपने ओजस्वी भाषण से उन्होंने भारत की जोधपुर के जो नागरिक थे उनके अंदर एक राजनीतिक चेतना जागृत की और 38 में ही मारवाड़ लोक परिषद नाम की संस्था की स्थापना की और रणछोड़ दास गट्टानी को अध्यक्ष और अभयमल जैन को सचिव चुना गया। यानी जब मारवाड़ प्रजामंडल पर ऐसे रोक लगा दी गई थी तो उन्होंने उसका नाम चेंज करके मारवाड़ लोक परिषद कर दिया और इस परिषद के तत्वावधान में बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए जिसमें पर्चे और पुस्तिकाएं वितरित की गई जनता को, ताकि उनके अंदर उनको पता चल सके कि क्या हो रहा है राज्य में, क्या क्या चीजें। जैसे आजकल आप देखते हैं कि सरकार के नीतियों के खिलाफ या किसी चीज में व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं या वीडियोस देखते हैं, तो उस समय वो सब तो नहीं होते थे, लेकिन पर्चे बांटे जाते थे, उनको पढ़ के सुनाया जाता था। इसमें गरीबों की बौखलाहट, उत्तरदायी शासन की स्थापना, जोधपुर नौकरशाही के अत्याचार, ये सब वितरित किए गए। और 1940 में मारवाड़ लोक परिषद और उसकी शाखाओं को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, लेकिन ये आंदोलन अंदर ही अंदर चलता रहा और इसका अंत तब हुआ जब भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात जोधपुर राज्य का विलय भारत में हो गया। जोधपुर राज्य का विलय कैसे भारत में हुआ और किन परिस्थितियों में भारत में हुआ, ये हम राजस्थान के एकीकरण के वीडियो में देख चुके हैं। अब हम आते हैं जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन पर। 1931 में कपूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से इस प्रजामंडल की स्थापना की गई। जो जयपुर राज्य के प्रजामंडल का पुनर्गठन 1936 में जमनालाल बजाज के प्रयासों से और हीरालाल शास्त्री, इन्होंने इसके सहयोग में बहुत बड़ा योगदान दिया और शास्त्री जी को उसका मंत्री या महासचिव बनाया गया। 39 में राज्य सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में इस प्रजामंडल ने, जो जयपुर प्रजामंडल था, उसने सत्याग्रह आरंभ किया गया और जयपुर सत्याग्रह काउंसिल के संयोजक हीरालाल शास्त्री की घोषणा के अनुसार 12 मार्च 39 को एक दिवस मनाया गया जिसे जयपुर दिवस कहा गया। इसका उद्देश्य जयपुर में एक अवेयरनेस, जयपुर की जो जनता थी, जिसको हम ढूंढाड़ कहते हैं, जयपुर का जो प्रदेश था, जयपुर और उसके आसपास, उनकी जनता में अवेयरनेस पैदा करना था। हीरालाल शास्त्री के ही प्रयासों से शेखावाटी के लोग भी इस आंदोलन में सम्मिलित हुए और शेखावाटी किसान सभा का विलय भी जयपुर प्रजामंडल में कर दिया गया। और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, इस गीत को एक आंदोलन का रूप देकर शास्त्री जी ने अपनी सभाओं में गाना शुरू किया। स्त्रियों को भी इसमें शामिल किया गया। हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी दुर्गा देवी इसमें उल्लेखनीय है और इन्होंने सरकार द्वारा प्रजामंडल को मान्यता देने और गांधी जी के निर्देश के अनुसार सत्याग्रह को फिर स्थगित कर दिया गया, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि इस समय सत्याग्रह किया जाए। 1942 में जोधपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल खां, जो MI रोड है जयपुर की प्रसिद्ध, वो मिर्जा इस्माइल MI, तो उसी के नाम पर पड़ी हुई है। ये राजस्थान के जयपुर के प्रधानमंत्री थे और हीरालाल शास्त्री के मध्य में एक एग्रीमेंट यानी एक करार होता है। इसकी शर्तें थी कि जयपुर की सरकार युद्ध में, जो इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें अंग्रेजों का साथ नहीं देगी और प्रजामंडल अपने अधिकारों के लिए एक शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए ऑथराइज किए गए, उनको ये अधिकार दे दिया गया। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। तो इस तरह का एक करार हीरालाल शास्त्री के साथ इन्होंने किया। बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर में भी महाराजा गंगा सिंह ने इसी तरह की प्रतिनिधि सभा का गठन किया और एक रिप्रेजेंटेटिव असेंबली की घोषणा की थी। इस समय इसमें 35 सदस्य थे, जिसे विधानसभा का नाम दिया गया। बीकानेर के बारे में वहां के राज्य करणी सिंह लिखते हैं राजा कि बीकानेर गर्व के साथ कह सकता है कि राजपूताना में ये प्रथम राज्य था जिसने प्रतिनिधि सभा यानी जनता को रिप्रेजेंटेशन देने का कार्य किया।
28 में महाराजा ने ग्राम पंचायतों की दीवानी, फौजदारी और प्रबंध संबंधी निश्चित अधिकार प्रदान किए। तो इस हिसाब से बीकानेर एक प्रोग्रेसिव, एक प्रगतिशील राज्य रहा। और 37 में महाराज ने अपने राज्य में म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी कायम किए। तो यदि हम जयपुर और अभी हमने मारवाड़ देखा, उससे यदि हम कंपेयर करें तो बीकानेर में इस आंदोलन में अधिक तेजी थी और यहाँ के शासक भी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे। इन्होंने प्रिवी पर्स और सिविल लिस्ट की पद्धति भी शामिल की। 1932 में बीकानेर ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया, जो मार्शल लॉ के भांति ही कठोर था। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मेघाराम वैद की अध्यक्षता में हुई। मगर जब सरकार की तरफ से आदेश आया कि इन प्रजामंडल की एक्टिविटीज को सप्रेस करना है, इसको दबाना है, तो मारवाड़ लोक परिषद के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, बीकानेर प्रजामंडल के नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। और बीकानेर के काफी सारे जो व्यापारी थे वो कलकत्ता में व्यापार कर रहे थे। बीकानेर के राज्य का कलकत्ता से बहुत ज्यादा संबंध था। तो बीकानेर की बजाय कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई और बीकानेर की थोथी पोथी नामक पुस्तिका प्रकाशित की गई। इसी भांति कोटा में भी नैनूराम शर्मा, जो कि थानेदार के पद से गांधी जी के प्रभाव से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया और उन्होंने विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य के रूप में काम करके कोटा राज्य में भी बेगार संबंधी आंदोलन को चलाया। और 39 में नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि ने उत्तरदायी शासन की स्थापना को लेकर कोटा राज्य में प्रजामंडल की स्थापना की और मांगरौल यानी बारा में उसका प्रथम अधिवेशन भी संपन्न हुआ। इसी भांति अजमेर में भी जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में राजपूताना मध्य भारत सभा का आयोजन किया गया और इसमें अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारहट, राव गोपाल सिंह और विजय सिंह पथिक आदि ने भाग लिया। यदि हम आपको शॉर्ट में देखें, क्योंकि आपका एग्जाम अब ड्यू है और आप जल्दी ही इसको देंगे, तो आपके जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से टेबल आप याद कर सकते हैं। जयपुर प्रजामंडल का गठन करने में इंपॉर्टेंट भूमिका जमनालाल बजाज ने निभाई और इसके अध्यक्ष थे कपूर चंद पाटनी। मारवाड़ प्रजामंडल जयनारायण व्यास के प्रयासों से आरंभ हुआ, इसके अध्यक्ष थे भंवरलाल सर्राफ। मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्य लाल वर्मा के प्रयासों से गठित हुआ और इसके अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। बीकानेर प्रजामंडल मेघाराम वैद्य के प्रयासों से बना और मेघाराम वैद्य ही इसके अध्यक्ष थे। कोटा में भी इसी प्रकार से पंडित नैनूराम शर्मा के प्रयास से पंडित नैनूराम शर्मा की ही अध्यक्षता में प्रजामंडल गठित हुआ और जैसलमेर में मीठालाल व्यास की प्रयासों से उनकी ही अध्यक्षता में प्रजामंडल का गठन हुआ। तो इस प्रकार हम देखेंगे विद्यार्थियों कि प्रजामंडल ने किस तरह से राजपूताना के राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की दिशा में, उनकी समस्याओं के समाधान को एक प्लेटफॉर्म देने की दिशा में और नरेशों, ठिकानेदार और जागीरदारों के अत्याचारों के विरोध में जनता में एक अवेयरनेस क्रिएट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास किया। और जो प्रजामंडल आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था वो ये था कि उन्होंने जनता को और इन आंदोलनों को इतना अवेयर कर दिया कि जब भारत अल्टीमेटली 1947 में स्वतंत्र हुआ तो इन राज्यों के पास भारत में विलय करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि वहां की जनता इतनी जागरूक हो गई थी कि वो किसी और ऑप्शन के लिए तैयार ही नहीं होती। और यदि ये प्रजामंडल आंदोलन नहीं होते, इस तरह का संगठन नहीं होता, इस तरह की आंदोलन नहीं होते, तो ये कभी भी संभव नहीं था और भारत का जो आज का स्वरूप है इसका होना भी संभव नहीं था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और आगे भी इस तरह के वीडियो के माध्यम से आपको विभिन्न टॉपिक्स की जानकारी दी जाएगी। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।